जय हिंद दोस्तों, मैं देवराज सिंह परीक्षा 247 परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने एक मॉक टेस्ट लिया था जिसमें लगभग 22 क्वेश्चन थे और उसको आपने देखा। मुझे उम्मीद है कई लोगों के कमेंट्स आए कि सर अच्छे थे क्वेश्चंस। जैसा मैंने भी कहा था कि कम से कम वीडियो देख के ये कमेंट्स करना कि क्वेश्चंस कैसे थे, ठीक है, क्या परीक्षा की दृष्टि से आने लायक थे या नहीं, ठीक है ना। तो लोगों के कमेंट आए कि सर क्वेश्चन अच्छे थे, तो मैंने पूरी कोशिश की जो पीछे मैंने कवर किया है। हालांकि सारे क्वेश्चन तो कवर नहीं हो पाए। दरअसल मैंने बहुत सारे 50 क्वेश्चन का पूरा टेस्ट कंप्लीट किया था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं हो पाए इतने, तो कल 22 क्वेश्चन ही थे केवल। तो ऐसे ही आगे मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड कराता रहूँगा और जो जो चैप्टर होंगे उनके टेस्ट में इसी तरह लेता रहूँगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर कोशिश करूँगा कि यहीं से या अब तक जो पढ़ा दिया है वहाँ तक आपको मॉक टेस्ट देता रहूँगा, ठीक है। आगे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। और टेस्ट के बाद फिर हमने उससे पहले टॉपिक ख़त्म किया था श्वसन तंत्र, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो श्वसन तंत्र हमने ख़त्म किया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बताई थी कि श्वसन के अंदर हम कौन कौन सी गैसें लेते हैं और कौन कौन सी गैस हमारे शरीर में यूज़ होती हैं और कौन सी गैसें एज इट इज़ बाहर निकल जाती हैं, या ये कह सकते हैं कि अंदर भी कुछ गैसें उत्पन्न होती हैं जो बाहर निकल जाती हैं, ठीक है ना। हमने बात की थी कि ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है, ठीक है ना, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है तो उसे हम बाहर भेज देते हैं। तो ये हमने श्वसन की बात की थी। आज नया चैप्टर शुरू होगा, ठीक है, जिसका नाम है हमारा तंत्रिका तंत्र। आज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या है? ये कह सकते हैं हम कि हमारे शरीर का प्रत्येक अंग क्या काम करेगा, या हमारे शरीर की पूरी क्रियाओं को संचालित कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। और ब्रेन किसका भाग है? तंत्रिका तंत्र का, ठीक है ना। तो आज शुरू करते हैं, देखते हैं तंत्रिका तंत्र के सारे किस तरह सवाल आते हैं। आइए, ठीक है, टॉपिक डाल लेते हैं हम तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना, टॉपिक डाल लेते हैं हम तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम मेनली हम नर्वस सिस्टम ह्यूमन का ही पढ़ते हैं। वैसे तो देखा जाए बायोलॉजी में ये क्या है कि ज़्यादातर ह्यूमन और प्लांट की बात होती है, एनिमल और प्लांट सेल की बात होती हैं, और इसमें भी ज़्यादातर हम जो नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, जो तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं, वो मानव का ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसे ह्यूमन तंत्रिका तंत्र भी बोल सकते हैं या ह्यूमन नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब तंत्रिका तंत्र को पढ़ने के लिए हम इसे 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। 3 भागों में बांटते हैं, देखो, ठीक है ना। इसे कितने भागों में बांटते हैं हम? 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। पहला भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना, तंत्र। अगर मैं इसकी इंग्लिश की बात करूं तो इसे बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। दूसरा पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट को बोलते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा क्या है हमारा? परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेरिफेरल, पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल है ना, नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसे बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा और अंतिम है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र।
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है, या इंग्लिश में से बोलते हैं हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। ये हो गया। तंत्रिका तंत्र को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। अगर इसे शॉर्ट फॉर्म बात करें तो ये CNS हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हो गया PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये हो गया ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो कितने इनके कितने नाम हो गए? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS हो गया, परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS हो गया, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ANS हो गया, ठीक है ना। 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फिर यहाँ से हम तंत्रिका तंत्र का हिस्सा देखते हैं, तंत्रिका तंत्र क्या है, ठीक है ना। तो तंत्रिका तंत्र पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए मैं इसे हटा दूं जरा, ठीक है ना, या फिर ऐसा करते हैं, चलो इसे ऐसे रहने देते हैं ना, या फिर हटा ही देता हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। थोड़ा सा CNS में देखते हैं ना, ये इस तरह, और इसे भी मैं हटा देता हूँ। अब हमारा है, अब हम पढ़ते हैं CNS। तो इसके 3 पार्ट हो गए। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं जिन्हें यहाँ से पढ़ते हैं हम। मैं यहाँ से डाल लेता हूँ CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं हमारे, ठीक है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, एक है हमारा मेरुरज्जु, एक है मेरुरज्जु, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, इंग्लिश में। दूसरा है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन, है ना। दूसरा है हमारा मस्तिष्क, दूसरा क्या है? मस्तिष्क, ठीक है ना, और जिसे क्या बोलते हैं हम? ब्रेन, ठीक है ना। मस्तिष्क जिसे क्या बोलते हैं हम? ब्रेन। तो देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हो गए, कौन सा? मेरुरज्जु और ब्रेन, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हो गए, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ठीक है ना। अब इस ब्रेन के भी हम 3 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ब्रेन के भी कितने पार्ट हैं हमारे? 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? देखो, पहला है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क यानी इसे क्या बोलते हैं हम? फोर ब्रेन, ठीक है ना। ये क्या हो गया? फोर ब्रेन। दूसरा पार्ट है हमारा मध्य मस्तिष्क, है ना। दूसरा क्या हो गया हमारा? मध्य मस्तिष्क, जिसे हम मिड ब्रेन बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम? मिड ब्रेन। और तीसरा पार्ट हो गया हमारा पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ठीक है ना, जिसे हम हिंड ब्रेन बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन, ठीक है ना। तो हिंड ब्रेन ये हो गया हमारा। तो ये हमारा यहाँ से हमने क्या बताया? तंत्रिका तंत्र का 3 पार्ट होते हैं, PNS, CNS, PNS और ANS, ठीक है। उसमें भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं? 2। एक मेरुरज्जु होता है, दूसरा मस्तिष्क होता है, ठीक है ना। मस्तिष्क के भी 3 भाग में पार्ट के पढ़ते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है ना। इस तरह पढ़ते हैं। अब यहाँ से हम मस्तिष्क पढ़ते हैं। पहले तो मस्तिष्क की बेसिक नॉलेज, बेसिक चीजें देखते हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा फिर एक एक करके हम इन पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम ब्रेन को देखते हैं जहां से ब्रेन के क्वेश्चंस बनते हैं, और उसके बाद हम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन को आगे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले मस्तिष्क देख लेते हैं, ठीक है। क्या देख लेते हैं? पहले मस्तिष्क देख लेते हैं, वहां से जो बेसिक्स जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देख लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, आइए तो पहले मैं डाल लेता हूं ब्रेन, है ना। पहले क्या डाल लिया, ब्रेन या मस्तिष्क, ठीक है ना। ब्रेन से सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इसका वजन कितना होता है। पहला क्वेश्चन वजन यही है, तो लगभग 1400 ग्राम वजन होता है इसमें, है ना, लगभग 1400 ग्राम होता है, और ये मेल में होता है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो लगभग 1280 ग्राम है ना, 1280 ग्राम या 1300 ग्राम के लगभग, ठीक है ना। मेल फीमेल में कितना हो गया, इतना हो गया। उसके बाद ब्रेन वजन हो गया, है ना। इसके बाद क्या है, ब्रेन में ये ध्यान रखना, ये वजन जो है ना, ये 1400 ग्राम और 1213 ग्राम ये लगभग में होता है, ये चल जाता है ना। अच्छा, अब पूरे शरीर का, है ना, पूरे शरीर का कितना परसेंट होता है ये लगभग इसका वजन, पूरे शरीर का 2% इसका वजन होता है, ठीक है ना। अगर हम पूरे शरीर के सापेक्ष देखें इसका वजन तो लगभग 2% वजन होता है, ठीक है ना। वजन वैसे कितना होता है, वजन ब्रेन का 1400 ग्राम मेल में, 1280 ग्राम फीमेल में, लेकिन पूरे शरीर का लगभग 2% होता है, ठीक है ना। पूरे शरीर का लगभग कितना होता है, 2%। दूसरा यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन किस चीज से कवर होता है, यानी ब्रेन को कौन सी झिल्ली या कौन सा क्या है जो, या कह सकते हैं हम सीधा सीधा कि आवरण कौन सा है जो ब्रेन को घेरे रखता है, वो आवरण कौन सा है, ठीक है ना। आवरण क्या है, आवरण है हमारा क्रोमियम, ठीक है ना। क्रोमियम, या कह सकते हैं हम क्रोमियम झिल्ली बोल सकते हैं, ठीक है ना, या कह सकते हैं क्रोमियम की झिल्ली होती है। क्रोमियम एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे पूरे ब्रेन को कवर करके रखता है, ठीक है ना। क्रोमियम क्या करता है, कवर करके रखता है। और इसमें 3 झिल्लियां होती हैं, यानी 3 परत होती हैं। क्रोमियम में कितनी परत होती हैं, 3 परत होती हैं इसमें, है ना। कौन कौन सी है, पहली है हमारी ड्यूरामेटर, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। पहली क्या है, ड्यूरामेटर, है ना। और दूसरी है हमारा एरेक्नॉइड, दूसरी है एरेक्नॉइड, और तीसरी है हमारी, तीसरी लिख लेता हूं, तीसरी है पायामीटर। तीसरी क्या है, पायामीटर, ठीक है ना। तो तीनों हो गई। आवरण किसका है, क्रेमियम झिल्ली का आवरण होता है, और इसमें क्रेमियम में ही 3 परत होती हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामीटर, ठीक है ना। अब अगर मैं इस झिल्ली की बात करूं, क्रेमियम झिल्ली की बात करूं, तो क्या है ये, देखो क्रेमियम झिल्ली की मैं अगर बात करूं तो इसका क्या काम है, इसका काम है जो जैसे चोट लग जाती है सर में, ठीक है ना, कई बार तेजी से चोट लग जाती है तो उसको मेंटेन करता है। मतलब चोट लगती है तो केवल यही चोट लगती है, ये ब्रेन के अंदर तक नहीं जाने देता उस चीज को, ठीक है ना। ये जो हमारी क्रेमियम है ये क्या करता है, चोट लगी सर पे तो उस चोट को ये अंदर तक नहीं जाने देती, ये खुद झेल लेती है उस चोट को, है ना। जब अभी आपने देखा होगा, जब हमारा सिर किसी में तेजी से लगता है तो एक वो बन जाता है ना, जैसे पहाड़ सा बन जाता है एक तरह से, जैसे अपनी अपनी भाषा में कुछ बोलते हैं, हमारी भाषा में यहाँ गुंगड़ा बोलते हैं उसे, ठीक है ना। तो गुंगड़ा सा बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये गुंगड़ा किस में बनता है, ये इसी क्रीमियम झिल्ली में बनता है, ठीक है ना। ये अपने ऊपर झेल लेता है उस चोट को, और ये ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता, ठीक है ना। दूसरा ब्रेन में है ना, हमारी ब्रेन में ऑक्सीजन तो चला जाता है, लेकिन ब्रेन में हमारा ब्लड नहीं जा पाता। आपने देखा होगा जब भी किसी को चोट लगती है या एक्सीडेंट होता है, तो अगर ब्रेन के अंदर अगर ब्लड चला गया तो आदमी बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ब्रेन के अंदर ब्लड को पहुंचने नहीं देता, पहुंचता है तरीकों से पहुंचता है, नसों के द्वारा पहुंचता है, लेकिन ऐसे नहीं पहुंच सकता, ठीक है ना। और इस क्रेमियम का काम है, क्रेमियम का एक काम ये भी है कि जब हमें सर में दर्द होता है, सपोज करो सर में दर्द हुआ, है ना, सर में दर्द हुआ तो क्या होगा, ये जो क्रेमियम झिल्ली है इसी में दर्द होता है, इसी में इन्फेक्शन होता है, या कह सकते हैं जब इस क्रेमियम झिल्ली में इन्फेक्शन होगा ना तब हमारे सिर में दर्द होगा, या ऐसा कह सकते हैं हम, जब सिर में दर्द होता है हमारे तो समझो ये क्रेमियम झिल्ली जो है इसमें इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है ना। तो यहां से ये जो चीजें छोटी छोटी ये पूछी जाती हैं, ठीक है ना। और आगे चल के बात करते हैं, ये सारे अभी ब्रेन की बात चल रही है, ब्रेन की बेसिक नॉलेज के ऊपर बात है। वजन कितना है, 1450 ग्राम, ठीक है ना। वजन कितना हो गया,
इतना हो गया 1400 ग्राम, और 1280 ग्राम मेल फीमेल में लगभग इतना ही है ना, एग्जैक्ट डाटा तो है ही जो भी है, लेकिन ये लगभग में ही है, इतना ही पूछा जाता है। पूरे शरीर का कितने % है? 2%, ठीक है ना। और आवरण किसका है? क्रेमियम का आवरण, इसे ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेमियम, ठीक है ना। अब इस क्रेमियम आवरण में भी 3 परतें होती हैं हमारी, ठीक है ना। पहली परत ये होती है ड्यूरामेटर, ठीक है ना, ड्यूरामेटर। दूसरी अरेक्नॉइड होती है, और तीसरी पायामीटर होती है, ठीक है ना, पायामीटर। ये पायामीटर है, ध्यान रखना, पायामीटर। तो ये 3 परत होती है इसमें क्रेमियम झिल्ली में। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे और भी चीजें हैं इसमें कॉमन, देखते हैं वो भी, है ना। आगे और भी चीजें हैं, जैसे हो गया हमारा, अगर मैं विकास की बात करूं, मानव मस्तिष्क का विकास की, ठीक है ना, तो विकास के बारे में ध्यान रखना, 95% विकास 5 वर्ष तक हो जाता है ना। 95% विकास कितने हो जाता है? 5 वर्ष तक हो जाता है, ठीक है ना। 90, अगर मानव मस्तिष्क के विकास की बात करें, है ना, तो 95% विकास कब हो जाता है? 5 वर्ष तक की उम्र में, ठीक है ना। और अगर यही मैं पूरा 100% विकास की बात करूं, तो 100% विकास कब तक होगा? 18 साल की उम्र तक, है ना। 18 वर्ष की उम्र तक ये पूरा कितना हो जाएगा? 100%। 18 साल की उम्र में कितना हो जाएगा? 100%, ठीक है ना। और यहां से पूछा जाता है कि जो चींटी का मस्तिष्क है, ध्यान रखना, यहां से पूछा जाता है जो चींटी का मस्तिष्क है ना, चींटी का मस्तिष्क, चींटी का मस्तिष्क, ठीक है ना, वो कितना होता है? 1/100, है ना। चींटी का मस्तिष्क कितना होता है ये। और पूछता है जो हमारी व्हेल मछली है, व्हेल मछली है, उसका मस्तिष्क कितना होता है? जो व्हेल मछली है उसका मस्तिष्क, मछली का मस्तिष्क कितना होता है? व्हेल मस्तिष्क कितना होता है? व्हेल मछली का मस्तिष्क, व्हेल का मस्तिष्क ये कितना होता है? ये 1/1000 में होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं कि चींटी का मस्तिष्क कितना है? 1/100, यानी उसके भार का या उसके वजन का 1/, इतना हो गया, और व्हेल का 1/100 में भाग हो गया, ठीक है ना। ये भाग लिख लो, है ना, ये भाग 1/, अगर 100 किलो 100 किलो है मानो, तो 1 किलो क्या हो गया? इसका मस्तिष्क हो गया 1 किलो का, ठीक है ना। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इसमें एक द्रव भरा होता है, ठीक है ना। द्रव कौन सा है? इस द्रव का नाम है सेरेब्रो, है ना, क्वाइडर, है ना, सेरेब्रो काइडर, है ना, सेरेब्रो काइडर नाम है इसका। इसका क्या नाम है? सेरेब्रो काइडर, ठीक है ना, सेरेब्रो काइडर इसका नाम हो गया। तो ये सारी मस्तिष्क के बारे में हो गई चर्चा, ये मस्तिष्क की बेसिक नॉलेज हो गई, ठीक है ना। यहां से चलो एक क्वेश्चन और कई बार पूछ लेता है कि यहां लिख देता हूं मैं, चलो मैं हटा देता हूं ना, है ना, ये वाला, ठीक है ना, यहां लिख देता हूं मैं। जो ये हो गया, ये मस्तिष्क हो गया। यहां से एक सवाल और पूछा जाता है कि भाई, यहां से एक सवाल और पूछा जाता है कि प्रतिध्वनि, है ना, प्रतिध्वनि मनुष्य के कानों पर कितनी देर के लिए रहती है, या मस्तिष्क में कितनी देर के लिए रहती है? तो ध्यान रखना, 1/10 सेकंड के लिए ध्वनि रहती है, ठीक है ना, 1/10 सेकंड के लिए। प्रतिध्वनि कितनी समय के लिए रहती है? 1/10 सेकंड के लिए, है ना। और प्रतिध्वनि 1/10 सेकंड के लिए। और अगर प्रतिबिंब की बात करें, प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है? प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है? प्रतिबिंब रहता है 1/16 सेकंड के लिए, ठीक है ना। समय, ध्वनि, और ये समझ लो कैसे कि जैसे कोई आवाज हुई, तो वो आवाज हमारे कानों तक या हमारे मस्तिष्क तक 1/10 सेकंड के लिए रहती है, ठीक है ना। ऐसे ही हमने कोई चीज देखी, ठीक है, देख ली एक बार, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो 1/16 सेकंड के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये ब्रेन के बारे में बेसिक नॉलेज हो गई, ठीक है ना, ब्रेन के बारे में बेसिक नॉलेज हो गई। तो यहां से अब और आगे बढ़ते हैं, जो ब्रेन के हमने 3 पार्ट किए थे उनको देखते हैं ना, जो ब्रेन के हमने 3 पार्ट किए थे उनको देखते हैं,
ठीक है ना। कौन कौन सी पार्ट किए थे हमने, ब्रेन के हमने 3 पार्ट किए थे। एक था हमारा अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन था एक था हमारा मिड ब्रेन, ठीक है ना, और एक था हमारा हिंड ब्रेन। तो अब ब्रेन के बारे में हमने देख लिया, ब्रेन के बेसिक सवाल देख लिए जो आते हैं, उसके बाद फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या है, फोर ब्रेन में क्या है हमारे, फोर ब्रेन के बारे में फोर ब्रेन की 3 संरचना होती है ना। पहला होता है हमारा सेरेब्रम, पहला होता है सेरेब्रम, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, और तीसरा होता है हमारा थैलेमस। तो इसमें क्या होता है, 3 संरचनाएं होती हैं या तीन होते हैं इसमें, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ठीक है ना। अब फोर ब्रेन के बारे में अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेरेब्रम, है ना। अब टॉपिक डाल लेते हैं नेक्स्ट हम सेरेब्रम। ये 1 नंबर हो गया सेरेब्रम, ठीक है ना। सेरेब्रम का काम क्या है, इनके ज्यादातर काम ही पूछता है कि ये क्या क्या काम करते हैं। सेरेब्रम का काम है बुद्धिमत्ता, चिंतन और स्मृति, है ना, के काम सारे यही होता है। सेरेब्रम के क्या है, बुद्धिमत्ता, स्मृति और चिंतन बुद्धिमत्ता, स्मृति और चिंतन की संवेदनाएं, या हमारा भावुक जब होते हैं, भावुकता वो इसी में काउंट होता है। जो और संवेग हैं बाकी, है ना, वो सब इसी में होते हैं। तो ये क्या है, बुद्धिमत्ता, चिंतन, स्मृति और भावुकता सब किस में होते हैं, सेरेब्रम में, ठीक है ना। तो यहां से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से कुछ भी दे देगा। बुद्धिमत्ता, स्मृति और चिंतन का भाव किस में होता है, हमारा सेरेब्रम में, ठीक है ना। दूसरा है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। दूसरा क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। इसका काम क्या है, इसका काम है, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, भूख लगना इसी के द्वारा होता है, प्यास लगना इसी के द्वारा होता है, क्रोध आना इसी के द्वारा होता है ना। किसी से प्रेम होना, प्रेम की भावना भी इसी के अंदर आती है, घृणा भी इसी के अंदर आती है, ठीक है ना, घृणा भी इसी में आती है ना। और ETC सब किस में आते हैं, इसमें भूख, प्यास, क्रोध, प्रेम, घृणा, है ना, सब किस में आते हैं, हाइपोथैलेमस में। अब सपोज करो किसी को भूख लग रही है, तो हमारे मस्तिष्क के ब्रेन में जो सूचनाएं जाएंगी वो किसके पास जाएंगी, हाइपोथैलेमस के पास। और अगर प्यास लग रही है या क्रोध आया, गुस्सा आया, किसी को प्रेम या किसी से घृणा हो गई, तो किस में होता है, ये हाइपोथैलेमस में, ठीक है ना। ये यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी दे देगा। प्यास लगना कौन सा मस्तिष्क का काम है, किसका, हाइपोथैलेमस का, ठीक है ना। और तीसरा है फिर हमारा यहाँ से, तीसरा और देख लेते हैं, है ना। तीसरा है हमारा यहाँ से थैलेमस, ठीक है ना, थैलेमस। तीसरा कितना है, कौन सा है, थैलेमस। इसमें क्या है हमारे थैलेमस में देखो ऐसा समझो, थैलेमस यानी थर्मस, है ना। थैलेमस से समझो थर्मस का काम क्या है, ठंडे को ठंडा रखना, गर्म को गर्म रखना। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, जो हमें कोई चीज ठंडी लगती है या गर्म लगती है, ठीक है ना, तो ठंडी या गर्म लगना किसका काम है, थैलेमस का, ठीक है ना। ठंडी कोई चीज ठंडी लगेगी या गर्म लगेगी, तो ये किसका काम है, थैलेमस का। लेकिन यहीं से एक चीज और ध्यान रखना, ये जो अभी अगर मैं लिखूं थैलेमस का काम ठंडा या गर्म करना या ठंडा या गर्म लगना, जैसे कोई चीज हमें गर्म लगेगी तो किस में जाएगी, वो थैलेमस में। कोई चीज ठंडी लगेगी तो कैसे पता चलेगा, थैलेमस के द्वारा, ठीक है ना। अगर मैं यही कहूं कि जो हमारा ताप नियंत्रण है वो किस में हुआ, फिर देखो ये क्या है, ताप नियंत्रण बोल दूं मैं, ठीक है ना। अगर मैं ताप नियंत्रण बोल दूं तो वो किस में आएगा, है ना, वो किस में आएगा, थंबनेल कमेंट में बताना किस में आएगा।
लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। चलो, ये जो ताप नियंत्रण है ये इसमें नहीं आएगा। हमें लग रहा है देखने से ठंडा गर्म ताप नियंत्रण होगा, लेकिन नहीं, ये किस में आएगा, ये एडिशनल लिख लेना, उसी में लिख लेना, हाइपोथैलेमस में, है ना। ये मैं इसलिए यहां समझा रहा हूं, ताकि मैंने वहां इसलिए नहीं समझाया ताकि ये तुम्हें याद रहे, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस का क्या क्या, ताप नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस का काम है, जबकि ठंडा गर्म लगना ये थैलेमस का काम है, ठीक है ना। तो हम ये ना समझे कि ताप नियंत्रण तो इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका किसका काम है, थैलेमस का। अब हाइपोथैलेमस और थैलेमस सब हो गई। तो मैंने यहां से क्या किया, ठीक है, क्या क्या बता दिया मैंने। अब मस्तिष्क में कितने पार्ट हो गए थे, मस्तिष्क के 3 पार्ट थे। पहला था हमारा फोरब्रेन, फोरब्रेन में क्या था, है ना, फोरब्रेन में क्या था हमारा, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ठीक है ना। मध्य मस्तिष्क, अब उसके बाद शुरू होगा मध्य मस्तिष्क, है ना, उसके बाद क्या शुरू होगा, मध्य मस्तिष्क। तो अगला हम दूसरा डाल लेते हैं मध्य मस्तिष्क, है ना। दूसरा क्या है, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ठीक है ना। और इसे क्या बोलते हैं हम, मिड ब्रेन, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, मिड ब्रेन, ठीक है ना, मध्य मस्तिष्क, इसे मिड ब्रेन बोलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें 2 संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना। पहली होती है हमारी सेरेब्रल, सेरेब्रल, है ना, क्या होती है, सेरेब्रल, ठीक है ना। और दूसरी होती है कार्पोरा, ठीक है ना, दूसरी क्या होती है, कार्पोरा, सेरेब्रल और दूसरी कार्पोरा। यानी मध्य मस्तिष्क, पहले जो हमारा फोर ब्रेन है उसमें कितने हैं, सेरेब्रम, देखो सेरेब्रल है, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, सेरेब्रम है, हाइपोथैलेमस था और थैलेमस था, तो 3 संरचना उसकी हो गई। अब मध्य मस्तिष्क में केवल 2 संरचना है ना। अगर मैं सेरेब्रल का काम पूछूं तो ये क्या करता है, ये मेडुला ऑब्लिगाटा को, मेडुला ऑब्लिगाटा को, है ना, बाकी शरीर से जोड़ता है। मेडुला ऑब्लिगाटा को, ये ब्रेन को, या ऐसा समझ सकते हैं कि ब्रेन को मेडुला ऑब्लिगाटा से जोड़ता है। ऑब्लिगाटा को किससे जोड़ता है, मस्तिष्क से, है ना, मस्तिष्क से जोड़ता है। ये क्या करता है, मस्तिष्क से जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, सेरेब्रल क्या है, मेडुला ऑब्लिगाटा को मस्तिष्क से जोड़ता है, ठीक है। अब कार्पोरा हो गया। कार्पोरा क्या है, कार्पोरा, देखो कार्पोरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्पोरा क्या करता है, सुनना और देखना, सुनना एवं देखना, ठीक है ना। ये किसका काम है, कार्पोरा का, ठीक है ना। तो कार्पोरा क्या करता है, कार्पोरा मध्य मस्तिष्क का भाग है ना। मध्य मस्तिष्क 2 सेरेब्रम और कार्पोरा है, और कार्पोरा क्या करता है, सुनने और देखने की ग्रंथि को एक्टिव करता है, ठीक है ना। अगर हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसमें किसका हाथ है, हमारा कार्पोरा का। और अगर मेडुला ऑब्लिगाटा को मस्तिष्क से कौन जोड़ता है, सेरेब्रल, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये मेडुला ऑब्लिगाटा और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर यहां से हमारा है थर्ड वाला, है ना। फिर ये मध्य मस्तिष्क से यही है बस, है ना। थर्ड में देखो क्या है, थर्ड वाला है हमारा हिंड ब्रेन, यानी पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ये क्या है, पश्चिम मस्तिष्क, इसे हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन, ठीक है ना, हिंड ब्रेन हो गया। अब हिंड ब्रेन के कितने पार्ट हैं, हिंड ब्रेन के कितने पार्ट हैं, हिंड ब्रेन के भी हमारे 2 पार्ट हैं ना, है ना। इसे हिंड ब्रेन के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट, ठीक है। हिंड ब्रेन के कितने पार्ट हैं, हमारे 2 पार्ट हैं, जिसका एक पार्ट है हमारा सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना, 3 इस तरह के 3 नाम हो गए। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम, और इससे पहले बताया था सेरिब्रल, है ना। सेरिब्रम, सेरिब्रल और सेरिबेलम, है ना। सेरिबेलम का क्या काम है, देखो सेरिबेलम, बेलम से मतलब रखो बैलेंस, बेलम से क्या है, बैलेंस, यानी क्या करता है हमारे शरीर को, है ना, हमारे शरीर को क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है, यानी शरीर का संतुलन बना के रखता है, शरीर का
संतुलन। क्या करता है ये? शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन बना के रखता है, संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है ना? तो बेलेम हो गया बैलेंस, और क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन से क्या मतलब है? देखो फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब भी किसी को बेहोश करता है कोई, या ये समझो कि जब भी पीछे हमारे यहाँ पर, ये पश्च ब्रेन की बात होगी ना, हिंड ब्रेन की, तो ये यहाँ पर होता है। जब भी किसी को बेहोश करना होता है, या जब भी कोई गद्दार किसी हीरो के सर पे मारता है यहाँ पर, तो वो बेहोश हो जाता है। ठीक है ना? बेहोश हो जाता है। इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा पश्च मस्तिष्क है, जो सेरिबेलम है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। जब डिस्टर्ब होगा तो ये शरीर का बैलेंस नहीं बना पाएगा। ठीक है? और हीरो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है ना, या चल नहीं पाता। ठीक है ना? देखा होगा लड़खड़ा के चलते हैं, जब चोट लगती है सिर पे, यहाँ पर चोट मारता है कोई विलेन, तो क्या करता है? फिर वो लड़खड़ा के चलता है, शरीर का बैलेंस उसका बेकार हो जाता है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कुछ लोग ड्रिंकिंग करते हैं, तो ड्रिंकिंग वाला भी क्या सिस्टम है? वो भी हमारे ब्रेन के पश्च ब्रेन पे ही काम करता है सीधा, पश्च ब्रेन पे अटैक करता है सीधा। और फिर क्या है, हम मतलब जो भी है, जो ड्रिंक करते हैं, वो क्या करता है? फिर उन पे चला नहीं जाता है ना। या इसका मतलब क्या है कि उसके संतुलन की शक्ति को वो खो देता है, यानी इस पर अटैक करता है वो, और फिर पता चला कि एक पैर नाली में और दूसरा कहीं और, तो ऐसे ही शरीर का बैलेंस खराब हो जाता है। ठीक है ना? अच्छा, यहीं पर एक पार्ट और है इसका, यहीं पे इसका एक और है, जो अभी हमने बात की थी, मेडुला ऑब्लिगाटा, है ना, मेडुला ऑब्लिगाटा, ऑब्लिगाटा। ठीक है ना? मेडुला ऑब्लिगाटा, इसका क्या काम है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या काम है? मेडुला ऑब्लिगाटा का काम है, यह क्या करता है? सभी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है ना। शरीर की, मैं लिख देता हूं, शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं को, सभी अनैच्छिक, सभी शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं को, शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं सभी अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? ये संतुलित करता है। सभी अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? ये संतुलित करता है। ठीक है ना? संतुलित करता है। अब यहां से देखो, मेडुला ऑब्लिगाटा का काम क्या है? शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है या नियंत्रित करता है। ठीक है ना? कैसे? अगर मैं पूछूं तो ये जो अनैच्छिक क्रियाएं, ये कौन कौन सी हैं? ठीक है ना? अनैच्छिक क्रिया पूछूं तो मैं लिख देता हूं अनैच्छिक क्रिया कौन कौन सी, ये हटाना पड़ेगा यहां से, है ना। अनैच्छिक क्रिया कौन कौन सी हो जाएंगी? फिर देखो, अनैच्छिक क्रिया क्या हो गई? अनैच्छिक क्रिया क्या हो गई? छींक आना, ये अनैच्छिक क्रिया है, ये हमारे बस की बात नहीं है, नहीं हमारे हाथ की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जब चाहे जब छींक सकें, ये अंदर से ही आती है। तो अनैच्छिक मतलब इच्छा के बिना, मतलब हमारी इच्छा नहीं है तब भी छींका जाती है। छींक आना, हृदय की धड़कन, ये भी अनैच्छिक हो गया। ठीक है ना? और ये सारी चीजें, या दिल का धड़कना, है ना, दिल की धड़कन हो गया, छींक आना और सांस आना। ठीक है ना? ये सब कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। जैसे मैं लिख दूं छींक आना, ये कैसी क्रिया हो गई? अनैच्छिक क्रिया, है ना। दिल का धड़कना, ये कैसी क्रिया हो गई? दिल का धड़कना, ये कैसी क्रिया हो गई? ये भी अनैच्छिक हो गई। ठीक है ना? और एक है छींक आना, छींक लिख दिया मैंने। या फिर एक और है सांस आना, ये भी तो हमारे हैं, सांस आना भी तो यही है। तो ये कैसी क्रिया है? जिन पे हमारी इच्छा ना हो। कुल मिलाकर बात यह है, जिन्हें करने के लिए हमें अपनी इच्छा के प्रकट करने की जरूरत ना पड़े, वो सब अनैच्छिक क्रिया होती हैं। जैसे नैच्छिक, अनैच्छिक यानी इच्छा के बिना, जो अंदर से ही आए, वो सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है? तो यहाँ हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम चल रहा था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है ना? एक तो था हमारा ब्रेन, दूसरा था हमारा मेरुरज्ज। ठीक है ना? एक था ब्रेन, दूसरा मेरुरज्ज।
और फिर था हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर था हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो हमने क्या किया, हमने ये कर लिया, कौन कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने पूरा कर लिया, ठीक है ना। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, है ना। और इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइव देखा कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए करें। जो भी अगर समस्या है तो पूछ लिया करें, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।